गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमने पिछली क्लास में बात की थी भारतीय संविधान के भाग नंबर 1 के बारे में। आप सभी को ज्ञात है कि हम अपने पॉलिटिकल के विभिन्न एस्पेक्ट्स पर बात कर रहे हैं। उसको और आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 2 के बारे में। देखिए भाग 2 में क्या जानकारी दे रखी है। भाग 2 में दे रखी है नागरिकता से संबंधित जानकारी, यानी सिटीजनशिप के बारे में भाग 2 में इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसका वर्णन मिलता है हमें। देखो किसी भी देश के संविधान में नागरिकता को क्यों ऐड किया जाता है, तो नागरिकता को राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए, जो राष्ट्रीय भावना है या जो राष्ट्र की भावना है उसके विकास के लिए नागरिकता को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखना। और हमारे देश में आप सभी को पता है कि एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। एकल नागरिकता, और ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? ये कॉन्सेप्ट लिया हमने ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है। देखो अमेरिका है जो यूएसए, वहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता प्रावधान कहां है? यूएसए में है। वहां पर राज्य की नागरिकता अलग होगी और देश की जो नागरिकता है वो अलग होगी। और जो स्विट्जरलैंड है, वहां पर तिहरी नागरिकता का प्रावधान है। स्विट्जरलैंड, यहां पर क्या है? यहां पर तिहरी नागरिकता का प्रावधान है, यानी गांव की नागरिकता अलग लेनी पड़ेगी, राज्य की नागरिकता अलग होगी और देश की नागरिकता वो लोग होगी। यहाँ पर 3 प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन भारत में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है। यहाँ पर एक ही प्रकार की नागरिकता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं हरियाणा का नागरिक हूं, मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं, मैं मध्य प्रदेश का नागरिक हूं। आप सिर्फ यहाँ पर केवल भारतीय हैं, आप केवल भारत के ही नागरिक हैं। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखो भारत में 2 प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। अगर हम इस प्रकार इसको देखें, जो व्यक्ति हैं, एक तो है नागरिक, एक होते हैं विदेशी नागरिक। जो नागरिक हैं उनको, यहां पर जो भारत में जो नागरिक है उनको सिविल और राजनीतिक दोनों प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं, या दोनों प्रकार के अधिकार इनके पास हैं। लेकिन जो विदेशी नागरिक होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 विदेशी शत्रु और दूसरा विदेशी मित्र। विदेशी शत्रु तो वो होते हैं जिनके देशों के साथ भारत का युद्ध चल रहा होता है, और ऐसे व्यक्तियों को अनुच्छेद 22 के तहत नजरबंद एवं गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, जिनके साथ भारत के संबंध अच्छे ना हो, नकारात्मक संबंध हो। और विदेशी मित्र वो होते हैं जिनके देशों के साथ भारत के संबंध पॉजिटिव हों, संबंध कैसे हों? अच्छे हों, वो हमारे विदेशी मित्र होते हैं। जैसे रसिया है, लगभग उसके साथ हमारे संबंध अच्छे ही रहे हैं। ठीक है, तो उसके
जो नागरिक हैं वो हमारे विदेशी मित्र हैं, इस श्रेणी में आते हैं। आप इस प्रकार से इनको याद रख सकते हैं। देखिए, भारत में जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उसमें भारतीयों के लिए कुछ विशेष अधिकारों का प्रावधान किया गया है। तो उन पर हम बात करेंगे कि कुछ अधिकार केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं। तो वो कौन कौन से अधिकार हैं? केवल इंडियंस को, केवल भारतीयों को प्राप्त अधिकार। अगर हम आर्टिकल्स की बात करें, इसके अंदर हम कुछ अनुच्छेद पढ़ेंगे। देखो, जो अनुच्छेद 15 है वो हमें बताता है कि धर्म, लिंग, वंश, जाति और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, यानी धर्म, लिंग, वंश, जाति और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी भारतीय के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। इसकी जानकारी देता है आर्टिकल 15। अनुच्छेद 16 है जो, वो क्या बताता है? आर्टिकल 16 बताता है लोक नियोजन के विषयों पर, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। यानी लोक नियोजन के जो विषय हैं उनमें अवसर की समानता, अवसर की समानता के बारे में बताता है। देखिए, लोक नियोजन के जो विषय होते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति, नियोजन होता है नियुक्तियां। तो हमारे भारत का कोई भी नागरिक आईएएस लग सकता है, आईपीएस लग सकता है, एसएससी, यूपीएससी या किसी भी भर्ती बोर्ड के तहत किसी भी पोस्ट पर जा सकता है। ठीक है, यह अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, इस पे यह अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो अनुच्छेद 16 में इस बात की जानकारी देता है। अगर हम फिर बात करें आर्टिकल 19 की, तो आर्टिकल 19 हमें किस बात की जानकारी देता है? तो ये देता है भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की। जब हम मौलिक अधिकारों के बारे में बात करेंगे तो इन पर विस्तार से बातें करेंगे। अभी सिर्फ भारतीयों को, जो नागरिकों को जो विशेष अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा कर रही है। यानी भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जानकारी देता है। यानी कोई भी भारतीय नागरिक अपने विचार प्रकट कर सकता है, ये उसको राइट्स है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 29, देखो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद जो 30 है वो अल्पसंख्यकों के बारे में बताते हैं। और ये अल्पसंख्यक क्या होते हैं? अल्पसंख्यक भारत में जिनकी जनसंख्या या जिस धर्म की जनसंख्या 50% से कम है उसको हम अल्पसंख्यक मानते हैं। हिंदुओं को छोड़कर लगभग सभी धर्मों के लोग यहाँ पर अल्पसंख्यक ही हैं। तो उनके लिए ये दोनों आर्टिकल बताते हैं। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यक अपनी भाषा, अपनी लिपि और संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं, यह कहता है अनुच्छेद 29। ठीक है, अगर हम बात करें अनुच्छेद 30 क्या कहता है, तो आर्टिकल 30 कहता है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके जो अधिकार हैं, यानी अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी शिक्षा है जो शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, राज्य उनको अनुदान देगा। ये जानकारी दे रखी है आर्टिकल 30 के अंदर। ठीक है, उनके अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी जो अधिकार होंगे उस बात की जानकारी बतलाता है। तो ये अधिकार सिर्फ प्राप्त हैं भारतीयों को। ठीक है, देखो अगर हम थोड़ा सा हमने इतिहास के बारे में बात करें, हमने अपनी पहली क्लासों में भी बात की थी, यूनान के एक महान दार्शनिककार होते थे जिनका नाम क्या था? अरस्तु। अरस्तु, उनके बारे में चर्चा करेंगे।
हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा था। अभी हमने बात की है भारतीय को जो अधिकार मिले हुए हैं उसके बारे में। ठीक है, जो ये अधिकार हमको मिले हुए हैं, देखो भारतीयों को मतदान करने का भी अधिकार है, वो लोकसभा में या विधानसभाओं में चुनाव लड़ने का भी अधिकार रख सकते हैं, वो कैग बन सकते हैं, वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वो उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में न्यायाधीश बन सकते हैं। ये सभी अधिकार किसको प्राप्त हैं? भारतीयों को प्राप्त हैं। देखो मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूं, भारत में जन्म के आधार पर, यानी जन्म के आधार पर जिसको नागरिकता ग्रहण की हो, या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बना जा सकता है। ठीक है, लेकिन अमेरिका में सिर्फ जिसने वहां पर जन्म लिया है वही राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में जन्म से और प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे कि ये क्या होते हैं। तो हम बात अब करना चाहते हैं अरस्तु के बारे में। देखो जो अरस्तु हैं ये यूनान के महान विद्वान हुआ करते थे। इन्होंने राजनीति विज्ञान, जीव विज्ञान, दर्शन शास्त्र, तुलनात्मक अध्ययन आदि बहुत से विषयों की जानकारी दी है। इनको इन विषयों का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो इन्होंने, ये कहां से थे? यूनान से थे। तो इन्होंने नागरिकों को वहां पर, इनके समय में 4 प्रकार के व्यक्ति हुआ करते थे, 4 प्रकार के। इन्होंने क्या कहा? देखो एक थे नागरिक। इन्होंने नागरिक उनको माना जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे, जो यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और हमारी विधायिका, जो इन चीजों, इन तीनों में जो सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, तो अरस्तु ने उनको ही सिर्फ नागरिक माना है। ठीक है, और दूसरे हैं विदेशी नागरिक। विदेशी नागरिक इनको सिर्फ सामाजिक क्षेत्र में ही, इनको सिर्फ सामाजिक क्षेत्र में ही भाग लेने के लिए अनुमति दी थी। ठीक है, कि ये सिर्फ सामाजिक क्षेत्र में भाग ले सकते हैं। और फिर बात करें, तीसरे हैं महिला और दास। फोर्थ पे है दास। देखो महिलाओं को और दासों को इन्होंने नागरिक मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, और दासों को तो कहा कि वे विवेकशील या प्राकृतिक या मंदबुद्धि होते हैं, जिससे इनको उन्होंने नागरिक मानने से ही इनकार कर दिया। ठीक है, दासों को तो वो महिलाओं को और दासों को नागरिक मानते ही नहीं थे, और विदेशी नागरिकों को भी सिर्फ सामाजिक क्षेत्र में भाग लेने की बात कहते थे, लेकिन नागरिक उन्हीं को मानते थे जो तीनों इन स्तंभों में भाग लेते थे। ठीक है, और जो दास टाइप के जो पहले लोग होते थे, हमारे संविधान में अनुच्छेद 23 के द्वारा, आर्टिकल 23 के द्वारा बलात्सर्म, दुर्व्यवहार, मानव के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, अब कोई भी मानव के दुर्व्यापार या मानव का व्यापार नहीं कर सकता। अनुच्छेद 23 उसको प्रतिषेध करता है, उसको प्रतिबंध करता है। इस बात की जानकारी इसके द्वारा दी गई है। इसके बाद देखो एक होते हैं NRI। आपने कई बार सुना होगा NRI के बारे में। ये होते हैं नॉन रेजिडेंटल इंडिया या नॉन रेजिडेंट इंडिया, जो कि अप्रवासी भारतीय होते हैं। अप्रवासी, देखो ये क्या होते हैं? ये होते तो भारतीय हैं, इनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है, लेकिन ये अस्थायी रूप से विदेशों में रहते हैं, अपने बिजनेस के पर्पज से या स्टडी के पर्पज से, आप कैसे भी इनको मान लीजिए। ये होते हैं अप्रवासी, और माना जाता है अगर वो 183 दिन तक विदेशों में रह गए तो वो NRI हो जाएंगे। ठीक है, ये होते हैं
अप्रवासी भारतीय। एक होते हैं PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, यानी भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय मूल के व्यक्ति, या इनको भारतीय वंशीय भी कहा जाता है, भारतीय वंशीय। ये PIO क्या होते हैं? PIO ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पूर्वज तो भारतीय थे या भारत में रहते थे, लेकिन इन्होंने भारत की नागरिकता को त्याग कर किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया, तो ये होते हैं PIO। और 2003 में तत्कालीन सरकार ने एक लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन किया था, समिति का गठन किया था, ठीक है। इसकी सिफारिशों के आधार पर 2004 में 16 देशों के जो PIO हैं इनको दोहरी नागरिकता दी गई थी। कैसी नागरिकता दी गई थी? दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया था, ठीक है। और एक होती है, अगर हम बात करें OCI यानी ओवरसीज सिटीजन इंडिया, ये होते हैं प्रवासी भारतीय, प्रवासी। देखो 2015 में भारतीय नागरिकता अधिनियम में संशोधन करके PIO को और OCI को एक कर दिया गया, यानी इनको मिला दिया गया। आप इनको भी ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करना चाहते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल्स के बारे में। देखिए, हमने बात की, जब पहले संविधान सभा के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हमने बात की थी कि 26 नवंबर 1949 को हमने 16 आर्टिकल यानी जो 16 अनुच्छेद थे वो हमने उसी दिन लागू कर दिए थे। और हमने बात की, अभी पढ़ा हमने कि हमारी जो नागरिकता है उसमें 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल आते हैं। तो जो ये 16 आर्टिकल थे इनमें 5, 6, 7, 8 और 9 को 26 नवंबर के दिन ही लागू कर दिया था, ठीक है। तो अब इनकी बात करेंगे। देखो, जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें क्या कहा गया कि कौन कौन नागरिक होंगे, कौन किस किस को नागरिक माना जाएगा भारत का। अनुच्छेद 5 में लिखा है कि जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है या उसके माता पिता भारतीय हैं, माता या पिता भारतीय हैं, अगर ये भी नहीं है तो उनको अगर 5 वर्ष भारत में रहते हुए हो गए हैं, यानी जिनके का जन्म भारत में हुआ, माता पिता भारतीय और 5 वर्ष या जो भारत में रह रहे हैं वो भारतीय नागरिक हैं, उनको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। इसमें लिखा है 5 में। उसके बाद अनुच्छेद 6 में क्या लिखा है? तो आर्टिकल 6 में लिखा है कि अगर कोई पाकिस्तान से आकर भारत में बस गया है तो क्या उसको नागरिकता दे दी जाएगी? तो फिर संसद ने कहा अगर कोई पाकिस्तान से आया है और वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ चुका होगा यानी 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया है तो उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। इसमें दूसरा प्रावधान ये है, अगर कोई इसके बाद आया तो उसको लगभग 6 महीने भारत में अस्थायी रूप से रहना पड़ेगा और फिर पंजीकरण के माध्यम से वो भारत का नागरिक बन सकता है, ठीक है। इसको हम याद कैसे करेंगे 6 को? तो इसको याद करेंगे हम, देखो जो पाकिस्तान का साथ छोड़कर भारत में आ गया, यानी जो पाकिस्तान को छोड़कर भारत में आ गया, सो 6 से 6 और 6 से छोड़कर होमोफोन्स के जरिए हम इनको याद करेंगे। छोड़कर, पाकिस्तान को छोड़कर भारत में आ गया, इसका प्रावधान है अनुच्छेद 6 में। इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 7 की।
तो साथ में क्या है, देखो कुछ व्यक्ति थे जो इंडिया से पाकिस्तान में पलायन कर गए, तो वो इंडिया के नागरिक नहीं रहे, वो पाकिस्तान की नागरिक बन गए, लेकिन फिर वो वापस इंडिया से पाकिस्तान में गए पहले तो, और फिर वापस पाकिस्तान से इंडिया में आ गए, भारत में आ गए। ठीक है, तो उनके बारे में प्रावधान किया गया कि वो भी 19 जुलाई 1948 से पहले आ चुके हों तो उनको भी भारतीय नागरिक माना जाएगा। ठीक है, तो इसको हम याद कैसे करेंगे कि जो भारत का साथ छोड़कर पाकिस्तान में चले गए थे और पाकिस्तान से फिर वापस आ गए, तो 6 से 7 और 6 से 7 यानी दोनों आर्टिकल एक ही भाषा के तहत जुड़े हुए हैं, यानी दोनों शब्द एक ही भाषा के तहत जुड़े हुए हैं। ये 6 से 6 छोड़कर और 7 से 7, आप इस बात को ध्यान रखना। फिर बात करते हैं आर्टिकल 8 के बारे में। तो ये जो हमने PIO पढ़ा था ये लगभग इसी से संबंधित है, यानी जो विदेशी में जो रहते हैं, विदेशों में जो रहते हैं लेकिन वो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, यानी भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेशों में रहते हैं, अगर वो वहां की नागरिकता को छोड़कर भारत में आना चाहते हैं या आ गए हैं तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। इसमें उनका प्रावधान किया गया है PIO का। और अनुच्छेद 9 में कहा गया है, आर्टिकल 9 में क्या कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता को छोड़कर किसी विदेशी देश की नागरिकता अगर उसने ग्रहण कर ली है तो वो भारत का नागरिक नहीं है। ठीक है, उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 10 की, तो अनुच्छेद 10 में क्या दे रखा है, हम इसको मिटा देते हैं। अनुच्छेद 10 में दे रखा है कि नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, अधिकारों की निरंतरता, यानी वो हमारे जो अधिकार हैं वो उनको बनाए रखें, तो संसद किसी भी अधिकार से किसी को वंचित नहीं रखेगी, इसके बारे में प्रावधान है। ठीक है, और अनुच्छेद 11 बताता है कि अगर संसद को लगे कि उसको नागरिकता के संबंध में कोई कानून बनाना है तो संसद नागरिकता के संबंध में कोई भी कानून बना सकती है। यह संसद को अधिकार दे दिया कि वो नागरिकता के संबंध में कोई भी प्रावधान कर सकती है या कानून बना सकती है। ठीक है, इसकी जानकारी दे दी आर्टिकल 11 में। और इसकी जानकारी आर्टिकल 11 में देते ही 5 साल के बाद यानी 1955 में संसद ने कानून बना दिया। संसद ने क्या कानून बनाया, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया, यानी 5 साल के बाद 1955 में। और इसमें समय पर संशोधन होते रहे हैं। 1986 में हुआ, 1992 में, 2003 में, 5 में और 2015 में और 2019 में इसमें संशोधन हुए हैं। और 2019 वाला तो अभी जो इसमें बहुत सारा विवाद हुआ था, जो CAA या जो NRC वाला मुद्दा था, वो इसके तहत ही उसमें संशोधन हुआ था। इसमें हमारी संसद ने 5 प्रकार के प्रावधान किए जिससे नागरिकता मिल सकती है। उसमें कहा है इसने, नंबर 1, जन्म के आधार पर। मान लो किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई विदेशी है या जो जैसे ट्रम्प भारत में आए हुए थे, उनकी पत्नी भी आई हुई थी, तो उनको यहाँ पर अगर बच्चा हो जाए तो क्या उसको भी भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। तो इस पे हमारी संसद ने कहा कि जिसका जन्म भारत में हुआ है या उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, ये प्रावधान किया गया। और दूसरा कहा उसने वंश के आधार पर। पहला तो जन्म, दूसरा वंश के आधार पर। मान लो कोई भारतीय कपल विदेशों में घूमने गया हुआ है और वहां पर उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए
तो क्या उस बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी? क्योंकि उसका जन्म तो भारत में नहीं हुआ, तो उसको मिलेगी वंश के आधार पर। यानी जिसका जन्म भारत से बाहर हुआ है और उसके माता या पिता में से कोई भी एक भारतीय है, तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। आप इस बात का ध्यान रखना। और तीसरा प्रावधान किया क्षेत्र के अधिग्रहण से। अधिग्रहण, देखो अगर कभी भी भारत पाकिस्तान पर हमला कर दे तो सभी पाकिस्तानी भारत के हो जाएंगे और सारे जो पाकिस्तान की जमीन है वो भारत की हो जाएगी। ठीक है, तो उनको जब पाकिस्तानी को नागरिकता दी जाएगी तो उनको क्षेत्र के अधिग्रहण के कारण नागरिकता मिलेगी। ठीक है, 1961 में पुर्तगालियों के कब्जे से हमने गोवा को आजाद कराया था, वो इसके अंतर्गत ही हुआ आता है। सिक्किम है वो भी इसी के अंदर आता है, क्षेत्र का अधिग्रहण के कारण उनको नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद फोर्थ है पंजीकरण के माध्यम से, यानी बाय रजिस्ट्रेशन। देखो इसमें कुछ स्टेप होते हैं। एक तो है वो ROR, यानी रेजिडेंट ऑर्डिनेंट रेजिडेंट, यानी वो लगभग एक साल में 182 दिन अगर भारत में रहता है, इसका मतलब वो 6 महीने, अगर कोई व्यक्ति 12 महीने में से 6 महीने भारत में रहता है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, वो पंजीकरण कर दे। उसके बाद इसमें प्रावधान किया गया कि जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया है, चाहे वो लेडीज हो या पुरुष हो, उसने किसी भारतीय के साथ विवाह किया है तो उसको भी पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और तीसरा है जो भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं जो विदेशों में रहते हैं, वो भी पंजीकरण के माध्यम से, या जिनको PIO कहते हैं हम, वो भी इन्हीं के श्रेणी में आते हैं, भारतीय मूल के विदेशी, तो वो भी रजिस्ट्रेशन के द्वारा कर सकते हैं। और चौथा है राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक, यानी जो कॉमनवेल्थ जो देश हैं, राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक, वो भी पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता पर ग्रहण कर सकते हैं। देखो जो राष्ट्रमंडल देश हैं, इन पर कभी न कभी ब्रिटेन ने अपनी हुकूमत की है। ठीक है, इसमें भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया इसके अंतर्गत आते हैं। इन पर ब्रिटेन ने अपनी सत्ता स्थापित कर रखी है, तो इनको इनके लिए भी विशेष अधिकार दिए गए। ठीक है, उसके बाद भारतीयों के नाबालिग बच्चे, जो भारतीयों के नाबालिग बच्चे हैं वो भी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। तो ये प्रावधान किया गया इसके अंदर। और पांचवा प्रावधान क्या किया, प्राकृतिकरण या देशीयकरण। प्राकृतिकरण, देशीयकरण या नेचुरलाइजेशन, इसके द्वारा भी अगर संसद चाहे तो किसी को तुरंत भी नागरिकता दे सकती है। ठीक है, और पंजीकरण में क्या होता था, एक थोड़ा कुछ समय लगता था, इसमें 11 साल रहना पड़ता था भारत में, और 11 साल रहने के बाद एक के बाद पंजीकरण करना पड़ता था, और पंजीकरण जब कर दिया तो उसके 1 साल बाद नागरिकता मिल जाएगी, यानी 12 साल में नागरिकता मिल जाती है। ठीक है, देशीयकरण, प्राकृतिकरण या जो नेचुरलाइजेशन है, इसमें संसद चाहे तो तुरंत भी किसी को भारत की नागरिकता दे सकती है। वो कैसे, अगर उसे संविधान की 8वीं अनुसूची है जो, उसकी 22 भाषाओं का ज्ञान हो, 22 भाषाओं में से सॉरी किसी एक भाषा का ज्ञान हो, जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा का उसको ज्ञान हो, ठीक है, तो उसको भारतीय नागरिकता दे सकती है हमारी संसद। और दूसरी बात है, उसने साहित्य, विज्ञान या कला के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया हो, या उसने वैश्विक शांति के लिए अच्छे कार्य किए हों, वैश्विक शांति के लिए
जैसे जो नेल्सन मंडेला जी थे या जो दलाई लामा थे, इन्होंने वैश्विक शांति के लिए बहुत अच्छे कार्य किए थे, तो उनको भी नागरिकता दी जा सकती है जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, ठीक है, तो उसको नागरिकता हमारी संसद दे सकती है। देखो इस अधिनियम में, भारत जो नागरिकता अधिनियम है 1955 वाला, इसमें हमारी नागरिकता की जो समाप्ति है उसके बारे में भी जानकारी दे रखी है कि उसको समाप्त भी किया जा सकता है। तो वो किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है उसके भी कुछ प्रावधान है। नंबर एक जानकारी है त्याग की। मान लो कोई व्यक्ति है, भारत का कोई व्यक्ति है, विदेशों में चला गया और वहां पर उसने नागरिकता ग्रहण कर ली, तो वो भारत सरकार को सूचित कर दे और अपनी जो नागरिकता का परित्याग कर दे, ठीक है। और दूसरा है बर्खास्त, यानी कोई भारतीय है वो विदेशों में चला गया, विदेशी नागरिकता उसने ग्रहण कर ली और भारत को नहीं बताया, यानी भारतीय सरकार को नहीं बताया, तो इस संबंध में भारतीय सरकार उसकी नागरिकता को टर्मिनेट कर सकती है, यानी बर्खास्त कर सकती है। और तीसरा होता है वंचित करना। अगर सरकार को लगे कि इसने भारत के साथ देशद्रोह किया है या इसने जो नागरिकता है वो फर्जी तरीके से ग्रहण की है। तीसरा, ये संविधान की अवमानना करता है, संविधान का पालन नहीं करता है, ठीक है, या हमारी संसद या सरकार को लगे, देखिए जो नेचुरलाइजेशन या प्राकृतिकरण में कुछ समय टर्म होती है, एक समय सीमा होती है, उसमें 2 वर्ष तक किसी भी देश में सजा हुई हो तो उसकी भी नागरिकता छीन ली जाएगी, या कोई 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहा हो तो उसकी भी नागरिकता हमारी जो सरकार है वो छीन सकती है, ठीक है। देखो अब हम अपनी क्लास को समाप्त करने से पहले अभी इसके बारे में बात करेंगे। भारतीय नागरिकता अधिनियम 2019 में जो संशोधन हुआ था, जिस पर विवाद हुआ था, जो CAB लाया गया था और उसके बाद जब ये पास हो गया तो CAA बन गया था। देखो CAB के बाद जब CAA बना तो बहुत सारा विवाद हुआ। इसमें क्या प्रावधान थे? नंबर 1, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी। बौद्ध, सिख, हिंदू, जैन, ईसाई, पारसी, ठीक है, यानी 3 देश और 6 धर्म, 3 देशों और 6 धर्मों के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी धर्म को मानने वाले ऐसे अल्पसंख्यकों के लिए भारत में नागरिकता का प्रावधान करना था, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि ये जो देश हैं ये धार्मिक देश हैं और ये जो अल्पसंख्यक आए हैं यहाँ से, इनके लिए भारत में नागरिकता का प्रावधान करना था इस अमेंडमेंट के द्वारा, 2019 के वाले के द्वारा, जिसका बहुत सारा विरोध हुआ था, ठीक है। और दूसरा प्रावधान इसमें क्या था? दूसरा था, अगर कोई 31 दिसंबर 2014 से अगर कोई पहले आया हुआ है तो उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। अगर कोई बाद में आया है तो उसको 5 वर्ष यहाँ पर रहना पड़ेगा, उसके बाद वो यहाँ का नागरिक बन सकता है, भारत का नागरिक बन सकता है। पहले जो प्रोसीजर 11-12 साल का था वो 5 साल में सीमित कर दिया, क्योंकि इनको काफ़ी परेशानी होती थी, इनको बच्चों की पढ़ाई में, इनको रोजगार करने में, इससे वो समय सीमा कम कर दी गई है। तो काफ़ी विवाद का केंद्र बना हुआ था ये, आप सभी को अच्छे से पता होगा। तो हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।